रौनक जी उठ जाइए, सुबह के 9 बज गए। आज आप वॉक पर भी जाना भूल गए। फिर से तुम अपनी मनहूस शक्ल लेकर मुझे उठाने आ गई यहाँ पर, हैं? कई बार मैंने बोला है कि तुम सुबह मुझे मत उठाया करो भाई। या तो मैं खुद से उठ जाऊंगा या तो सिर्फ मेरी माँ मुझे उठाने के लिए आएगी यहाँ पर। वो रौनक जी, दरअसल आज हमारी शादी की सालगिरह है। आज हमारी शादी को पूरे 3 साल हो गए हैं। अच्छा, तो आज हमारी शादी की सालगिरह है ना? यानी आज वही मनहूस दिन है जब तुम मेरे गले बांधी गई थी। हाँ, वैसे भी इस अमावस की रात को कौन भूल सकता है भाई? वो कैसे भूल सकता है? रौनक इस तरह से राधिका को बेड पर बैठे बैठे कई जली कटी बातें सुनाने लगता है और कुछ देर बाद वो बाथरूम की ओर जाने लगता है। दरअसल ये कहानी है हेमलता की। हेमलता के 2 बेटे थे, जिसमें से बड़ा बेटा आलोक और छोटा बेटा रौनक था। हेमलता की बड़ी बहू आरुषि एक मॉडल और बहुत ही सुंदर लड़की थी, तो वहीं रौनक की पत्नी राधिका एक गरीब घर की सांवली सूरत वाली लड़की थी। राधिका अपने परिवार की जिम्मेदारियों को भली भांति समझती थी, जबकि आरुषि का सारा ध्यान सिर्फ अपने मेकअप और फिगर को बनाने में था। अक्सर राधिका को अपने काले रंग की वजह से काफी कुछ सुनना पड़ता था अपने पति से, लेकिन वो इस घर में अभी तक सिर्फ और सिर्फ अपनी सास की वजह से ही थी, क्योंकि उसकी सास उससे बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। आज राधिका और रौनक की शादी की सालगिरह थी। वो अपने आंसुओं को पोंछकर अपनी सास के पास जाती है। ये लीजिए मम्मी जी, आपकी मनपसंद अदरक वाली चाय। राधिका बहू, तू हम सभी की जरूरत का कितना ख्याल रखती है। अरे जरा अपने शरीर को आराम दिया कर। सुबह पहले किरण के साथ तू उठ जाती है और सारा दिन घर के काम काज को निपटाती रहती है। अरे थोड़ा बहुत काम अपने जेठानी को भी कर लेने दिया कर, उसे भी अपनी जिम्मेदारी उठा लेने दिया कर। वैसे भी है कहाँ वो? माँ जी, जेठानी जी तो अभी सो रही हैं और पूजा पाठ करने के बाद ही आपको चाय चाहिए होती है, इसीलिए चाय मैंने ही बना दी। अच्छा, ये सब छोड़, सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। अब आज के दिन तू इस घर गृहस्थी से छुट्टी ले और अपने पति के साथ कहीं बाहर घूमा। शुक्रिया माँ जी। अपनी सास से आशीर्वाद लेने के बाद राधिका फिर से हिम्मत करके रौनक के पास जाने लगती है। वहीं हेमलता भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, जो तूने मेरी झोली में राधिका नाम के इस अनमोल रतन को डाला है। तूने मेरे अंधेरे घर में प्रकाश भेजा है, मेरी छोटी बहू के रूप में, जिसकी रोशनी पूरे घर में फैली हुई है। बस मेरी यही दुआ है तुझसे कि इसके जीवन में कभी अंधेरा ना आए। रौनक और राधिका का रिश्ता सदा सलामत रहे और उनके बीच कभी कोई खटास ना आए। पीछे खड़ी आरुषि सारी बातें सुन रही होती है और वो अपने मन ही मन हंसते हुए कहती है। ऊपर राधिका अपने पति रौनक से कहती है, रौनक जी, आप आज के दिन भी ऑफिस जा रहे हैं? क्यों? आज के दिवाली है जो घर में बैठकर तुम्हारी पूजा करूं मैं? हैं? अरे मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे में। जस्ट लुक एट योरसेल्फ यार, काली कलूटी कहीं की। हैं? काली तो तुम थी, अब तो तुम मोटी और भद्दी भी हो गई हो। पता नहीं मेरी किस्मत ही खराब थी यार, जो ऐसी बीवी मेरे पल्ले पड़ गई। अपनी सालगिरह वाले दिन भी अपने पति के मुंह से बधाई की जगह पर बेइज्जती की बातें सुनकर राधिका दुखी हो जाती है। तो वहीं दरवाजे के बाहर आरुषि ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है और खुश होते हुए मन ही मन सोचती है, अरे वाह मेरी काली देवरानी, अरे वाह मेरी काली देवरानी की सालगिरह की ऐसी शुरुआत। सचमुच सुनकर मजा ही आ गया। अब यही सही समय है आग में घी डालने का। आरुषि अपने कमरे में जाती है। अरे अरे क्या हुआ मेरे हैंडसम स्मार्ट देवर जी? क्यों मेरी सावली सलोनी देवरानी पर भड़क रहे हैं? अरे जरा कुछ सीखो अपनी जेठानी से। हैं? शादी के इतने वक्त बाद भी उन्होंने अपने फिगर को कैसे कितने अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है। रौनक, शायद आप ये भूल रहे हैं कि मैं एक बच्चे की माँ हूँ और माँ बनने के बाद औरत के शरीर में परिवर्तन आते ही हैं। उसकी त्वचा और शरीर में फर्क पड़ जाता है। मैं एक पत्नी होने के साथ साथ एक माँ भी हूँ, जबकि जेठानी जी अभी माँ के सुख से वंचित है। ये बात सुनकर आरुषि गुस्से में वहां से चली जाती है। रौनक भी बैग उठाकर ऑफिस चला जाता है। वहीं राधिका कमरे में ऐसे ही रो रोकर अपने गम को कम करने की कोशिश करती है।
ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रोज जब राधिका बाजार से सब्जियां लेकर घर आ रही होती है तो वो आरुषि और रौनक को हाथ में हाथ डाले हुए होटल से बाहर निकलते हुए देख लेती है। ये दृश्य देखकर राधिका हैरान रह जाती है और उसके मन में हजारों सवाल खड़े हो जाते हैं। ये दोनों होटल में एक साथ, कहीं दोनों के बीच कुछ गलत? नहीं नहीं, मैं फालतू में ही ये सब बातें सोच रही हूँ। देवर भाभी के बीच तो माँ बेटे का रिश्ता होता है, बिना किसी सबूत के किसी पर भी लांछन लगाना गलत ही होगा। इसी कश्मकश में राधिका घर पहुंच जाती है, लेकिन पूरा दिन उसके दिमाग में बस यही सब कुछ चलता रहता है। अब जब रात में राधिका अपने कमरे में सो रही होती है तो आधी रात में उसका बेटा भूख से रोने लगता है, जिसके कारण से राधिका बोतल में दूध भरने के लिए किचन में जाती है। तभी उसे आरुषि के कमरे में किसी के हंसने की आवाज आती है। अरे, जेठानी जी के कमरे से किसकी हंसने की आवाज आ रही है? जेठ जी तो आज नाइट शिफ्ट पर गए हैं, फिर ये जेठानी जी के कमरे में कौन है? राधिका के कमरे की खिड़की से झांक कर वो देखती है तो वो नजारा देखकर दंग रह जाती है। कमरे में रौनक और आरुषि एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले हुए बिस्तर पर लेटे हुए होते हैं और रौनक आरुषि से कहता है, सच कहूं आरुषि तो तुम्हारे साथ ना मतलब ये रात जो है एकदम कयामत की रात लग रही है यार। अब बातें बनाना बंद भी करो डार्लिंग, और अब ये बताओ कि कब तक हमें ऐसे दुनिया से छुपते छुपाते मिलना होगा? भगवान ने हमारी शादी दो अलग अलग लोगों से करवा दी, और वो भी बिना हमारे टाइप के लोगों से। और तुम तो बिल्कुल मेरे टाइप के लड़के हो, हैंडसम और डेयरिंग देवर। इसीलिए तो मैं तुम्हारे भैया को बिल्कुल भी भाव नहीं देती। जानता हूँ स्वीट हार्ट, चलो अब मुझे जाना होगा। राधिका की आंख खुल गई तो मुश्किल हो जाएगी। रौनक जैसे ही कमरे से बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलता है तो राधिका वहीं खड़ी होती है। बिल्कुल भी शर्म लिहाज नहीं है तुम दोनों को। देवर भाभी के पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया तुमने। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जेठानी ही मेरी सौतन बनेगी। ओह, तो तुमने सब कुछ देख लिया? चलो, अब तो और भी अच्छा है। आज नहीं तो कल सच तो तुम्हारे सामने आना ही था। हाँ, और अब ये सच्चाई मैं दुनिया के सामने लाकर रहूंगी। बहुत धोखा दे लिया तुम दोनों ने हम सबको। खबरदार जो तुमने ऐसा कुछ सोचा भी, वरना तुम्हारे उस छोटे से मासूम बच्चे को इस दुनिया से रुखसत होने में देर नहीं लगेगी। रौनक, ये तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे को जान से मारने की धमकी दे रही है, और तुम हो कि चुपचाप तमाशा देख रहे हो। कौन सा बच्चा? किसका बच्चा? अरे वो इंसान का पिल्ला, वो तो मेरी भूल है। वैसे भी तुम दोनों जियो या मरो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझी तुम? इस तरह उन दोनों के द्वारा मेरी धमकी से राधिका अपने बच्चे को खोने से डर जाती है और वो अपना मुंह बंद करके रखती है और इसी तरह से सब कुछ सहती रहती है। और इसका नतीजा ये होता है कि देवर भाभी की हवस को और हवा मिल जाता है और अब वो दोनों एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा समय बिताते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और राधिका अक्सर ऐसे ही उदास रहने लगती है, जिस पर एक दिन उसकी सास उसके कमरे में आकर उससे पूछती है, क्या बात है बहू, तेरे और रौनक के बीच सब कुछ ठीक तो है ना? मैं बहुत दिनों से तुझे परेशान देख रही हूँ। आजकल तू हर वक्त खोई खोई सी रहती है, पता नहीं क्यों, लेकिन तेरा उदास चेहरा देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई सौतन तुझे धा रही हो। अगर ऐसा कुछ है तो एक बात तू हमेशा याद रखना, विश्वास से भरी पत्नी अगर कुछ चाहे तो यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ला सकती है, फिर एक औरत से क्या डरना। ये कहकर राधिका की सास वहां से चली जाती है, लेकिन उसकी बातों ने मानो राधिका में एक शक्ति प्रदान कर दी थी और वो बिना देर किए अपने जेठ के पास जाती है और उसे सारी सच्चाई बता देती है। राधिका, तुम होश में तो हो? अपनी जेठानी के बारे में ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? जेठ जी, मुझे बस आज रात का समय दीजिए। आज रात जेठानी जी की सच्चाई आपके सामने होगी। इसके बाद राधिका आलोक के साथ मिलकर प्लान बनाती है और फिर आधी रात को राधिका रौनक के फोन से आरुषि के फोन पर एक मैसेज कर देती है और उसे अकेले में मिलने के लिए छत पर बुला लेती है। कुछ देर बाद आरुषि छत पर आ जाती है और पीछे से जाकर आलोक के गले से लिपट जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ मेरे डैशिंग देवर जी? आधी रात में भी सब्र नहीं हुआ जो मुझे छत पर ही बुला लिया? चलो अच्छा है, रोज रोज चार दीवारी में रोमांस करके भी बोर हो गई थी। हाँ, आज खुले आसमान के नीचे रोमांस करने में मजा आएगा। अब कुछ कहोगे भी या यूं ही पीठ घुमाए खड़े रहोगे? चलो अब जल्दी से मुझे अपनी बाहों में भर लो। जैसे ही वो ये सब कुछ कहती है,
रौनक का कपड़े पहनकर खड़ा आलोक उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है और इसी के साथ छत की लाइट जल जाती है और सभी वहां पर आ जाते हैं। आलोक, तुम? हाँ हाँ मैं। और इतने दिनों से तुम जो मुझे धोखा दे रही हो ना, मुझे बेवकूफ बना रही हो। और हाँ तुम रौनक, तुमने अपने भाई के पीठ पर जो छुरा घोंपा है ना, और तुमने आज राधिका मुझे सच्चाई नहीं बताई होती तो तुम देवर भाभी का ये घिनौना सच कभी भी मेरे सामने नहीं आता। आज के बाद है तुम दोनों से मेरे सारे रिश्ते खत्म हो गए। नहीं आलोक, ऐसा मत कहो, मुझसे रिश्ता मत तोड़ो, मुझसे भूल हो गई। अपनी अयाशी को भूल का नाम दे रही हो हैं? अब निकल जाओ तुम लोग मेरे घर से। राधिका, तुम तो मुझे समझो, आखिरकार मैं तुम्हारे बच्चे का बाप हूँ, तुम्हें हमारे बच्चे का वास्ता। जिस बच्चे को तुम मौत के घाट उतारने की बात कह रहे थे, आज आप उसी का वास्ता दे रहे हो। तुमने तो उसे इंसान का पिल्ला तक कह दिया था। माँ, मैं तो आपका बेटा हूँ ना, आप तो मुझे माफ करोगी ना? चला जा अपना ये मनहूस चेहरा लेकर यहाँ से। अरे तू मेरा बेटा नहीं, बल्कि तू मेरे कोख से जन्मा एक कलंक है, कलंक। इस तरह आरुषि और रौनक की हवस के कारण 4 जिंदगियां बिखर जाती है और कुछ साल बीत जाने के बाद आलोक और राधिका उस छोटे बच्चे को माता पिता का प्यार मिल सके, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। तो वहीं आरुषि और रौनक जेल में सड़ते हुए अपनी जिंदगी की सजा काटते हैं। अंकित भाई, सुबह सुबह कैप्टन अमेरिका देख ली थी क्या, जो भागे जा रहे हो हाँ? और यहाँ फट के 4 हो गई है। विकास ने अभी अभी इतना कहा ही था कि पीछे से एक लड़का भागते हुए उसे ठोकर मारकर गुजर जाता है। तू और भाग ले भैंस की औलाद, हर कोई सुपर हीरो हो रहा है। वो लड़का भागते भागते आगे अंकित से टकरा जाता है। तभी अंकित उस लड़के से कहता है, अबे अंधा है क्या है? 6 फुट का ये आदमी दिख नहीं रहा तुझे? इतनी खाली जगह पड़ी हुई है और तू मुझ में घुसे जा रहा है। ओ फिल्म, ऐसे घूर मत, नहीं तो तेरी आंखें खींच लूंगा मैं अभी। वो लड़का बिना कुछ बोले वहां से आगे भागने लगता है। तभी वहां पर विकास आ जाता है और अंकित से पूछता है, क्या हुआ भाई फ्लैश की औलाद, तुम्हें भी टक्कर मार गया क्या ये? अबे हाँ यार, बड़ा अजीब आदमी था। हा? अरे विकास, उन्हें नोटिस किया, वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था और बहुत जल्दबाजी में भी था। हाँ हाँ, उसके बहन के पकोड़े तल रहे होंगे, वही खाने की जल्दबाजी होगी उसे। अब हमें क्या, घबराए या फिर टट्टी निकल जाए अरे विकास, तो समझ नहीं रहा। देखो, उस लड़के के पास किसी लड़की का बैग भी था। अरे यार, तो शौकीन होगा, हमें क्या। तू ऐसा कह रहा है जैसे मतलब किसी का बैग छीन कर भाग रहा हो वो। अरे हाँ विकास, मैं भी बस यही कहना चाह रहा था कि वो किसी का बैग चुराकर भाग रहा है। क्या? तो पकड़ो ना साले को। हाँ हाँ, चल 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 चल। जिसके बाद अंकित और विकास दोनों उस लड़के को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं और कुछ देर बाद उसे पकड़ लेते हैं। साले रुक, किसका बैग लेकर भाग रहा है तू? विकास, रिमांड में ले इसको। अरे मेरा ही तो बैग है, और किसका बैग है भैया? सच से बता, किसका बैग है ये, वरना तेरे थोबड़े का नक्शा बिगाड़ने में ना 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे। अच्छा रुक, ये तेरा बैग है ना, तो तू भाग क्यों रहा था हैं? जैसे तू मैराथन भाग रहा हो। ठीक है, अगर तेरा बैग है तो इसमें तेरा आईडी प्रूफ तो होगा ही। अभी देखता हूँ। जैसे ही अंकित उस बैग को चेक करने वाला होता है कि तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम हिमानी होता है। वो उस बैग को छीन लेती है। ये मेरा बैग है और शर्म नाम की चीज नहीं है तुम लोगों में। ऐसे भाड़े के चोर रखे हुए हैं, उनसे बैग छिनवाते हो। शक्ल से तो तुम दोनों बहुत अच्छे घर के लग रहे हो, कुछ अच्छे काम भी कर लो। और तू मेरा बैग लेकर भाग रहा था? तू जानता भी है मैं कौन हूँ? आ इधर कंजर, अभी तुझे बताती हूँ। हिमानी इस तरीके से बात कर रही थी, तब अंकित उसे घूरे जा रहा था। तभी हिमानी उससे कहती है, हेलो मिस्टर, घूर क्या रहे हो? वो तो भाग गया, पर तुझे तो मैं छड्डांगी नहीं। 2 मिनट रुक, अभी मैं पुलिस को फोन करती हूँ। अरे ओ मैडम, ये जो बैग आपके पास है ना, ये हम दोनों की वजह से आपके पास है। थैंक यू बोलने की बजाय पुलिस कंप्लेंट करने की धमकी दे रही हो आप हमें। एक काम करो, कंप्लेंट ही कर दो। साला भलाई का जमाना ही नहीं रहा यार। क्या आप दोनों चोर नहीं है? जी नहीं, हम दोनों कोई चोर नहीं है। हाय रब्बा, आई एम सो सॉरी। आई थॉट आप दोनों चोर हो। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी और थैंक यू। ऐसा बोलकर हिमानी वहां से चली जाती है और अंकित उसे देखता ही जा रहा था। अरे भाई, उसे जाते हुए ऐसे घूरता रहेगा कि चलेगा भी यहां से अब? अरे भाई, तेरे भाई को प्यार हो गया रे। ये वही लड़की है जो हमारे मोहल्ले में अभी अभी नई नई आई है क्या? तो इसी के बारे में कल बात कर रहा था।
अरे मैंने तो सुना है कि पूरे मोहल्ले के लड़के इसके पीछे पड़े हुए हैं। अरे हाँ यार, अब तू ही कोई जुगाड़ चला दे और तू इसे अपनी भाभी बना ले। हाँ हाँ क्यों नहीं, अरे भाई तेरा दोस्त अभी जिंदा है, चिंता मत कर तू। दरअसल हिमानी अभी हाल में ही मेहमान नगर मोहल्ले में आई थी। हिमानी इतनी खूबसूरत थी कि मोहल्ले के सारे लड़के उसकी खूबसूरती के दीवाने थे और उसे पटाने के लिए हर एक पैतरे आजमाने लगते हैं, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं आती। एक रोज की बात है। बेटा, हम तो इस मोहल्ले में आकर सच में परेशान हो गए। यहाँ के लड़कों को तूने देखा है ना, कितने लफंगे हैं। मुझे तो बस यही डर लगा रहता है कि तू सही सलामत कॉलेज से घर आ जाए। माँ, तू सिर्फ फालतू में न टेंशन ले रहे हो, डरने की लोड़ ना सी। और वैसे भी इस मोहल्ले में डराने धमकाने से बात नहीं बनेगी, ये सब चीज प्यार से करना पड़ेगा। देख, मैनू कुछ ना पता, बस तू घर सही सलामत आ जाइयो, ठीक? जी माँ। इसके बाद हिमानी अपने दो दोस्तों के साथ कॉलेज जाने लगती है और कॉलेज के रास्ते में उसे दो लफंगे लड़के मिल जाते हैं। अरे वो देख, तेरी भाभी जा रही है। अरे भाई, वो मेरी भाभी नहीं बल्कि तेरी भाभी है। फिर से वही बात, चल ठीक है, ये जिससे पट जाए ये उसकी हुई, ठीक है? हाँ ठीक है। वो दोनों लड़के आपस में सलाह करके हिमानी और उसकी सहेलियों के पीछे पीछे आने लगते हैं और गाना गाते हैं। धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए, मस्त मस्त आंखों से छलकाओ न मदिरा, मधुशाला में ताला ना पड़ जाए। हाय 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 हाय। अरे अब लोग भी जाओ। तभी हिमानी प्यार से उनसे कहती है, देखो, आप लोग हमें ऐसे परेशान मत कीजिए रोज, ऐसे हमारे पीछे आने का कोई फायदा नहीं है। ऐसा क्यों? हिमानी के इतना मना करने के बाद भी वो दोनों लड़के उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं कि तभी वहां पर बाइक से अंकित आ जाता है और उनसे कहता है, अरे तरुण और मनोज, तुम दोनों अपनी आदतों से बाज नहीं आओगे ना? हा? देखो, हिमानी जी को ऐसे परेशान करना बंद कर दो, ये मेरी रिश्तेदार है। अच्छा, और अगर हम तेरी बात ना माने तो क्या कर लेगा तू हमारा? अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो तू जानता है कि मैं क्या कर सकता हूँ तेरा हाल। अरे अरे अरे, रुको रुको, ऐसे लड़ने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती। प्लीज आप सब यहाँ से चले जाइए। अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इस मोहल्ले को छोड़कर चली जाऊंगी। हिमानी के इस तरह कहने पर वो दोनों लड़के वहां से चले जाते हैं और वहीं हिमानी अंकित से कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फिर से मेरी मदद की उन लफंगों से पीछा छुड़ाने में। मेंशन नॉट हिमानी जी। तो अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूं, मतलब हम लोग दोस्त बन सकते हैं क्या? ठीक है, लेकिन सिर्फ दोस्त, ओके? हाँ ठीक है, ओके। ऐसा कहकर अंकित भी वहां से चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है और मोहल्ले वाले अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। वो आए दिन हिमानी को ऐसे ही छेड़ते हैं और हिमानी भी चुपचाप ऐसे ही मोहल्ले के लड़कों से कुछ भी नहीं कहती। वहीं समय के साथ साथ अंकित और हिमानी एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। हिमानी हर छोटे बड़े काम के लिए अंकित को बुलाया करती थी। वहीं अंकित भी मन ही मन हिमानी को बहुत चाहने लगा था। ऐसे ही वक्त बीतता है और एक साल ऐसे ही गुजर जाता है। हिमानी और अंकित की दोस्ती इतनी अच्छी हो जाती है कि अंकित हिमानी के घर पर चाय भी पीने के लिए आ जाया करता था। हिमानी को ये नहीं पता था कि अंकित उसे मन ही मन चाहने लगा था। वो दोनों अब हर जगह पर एक साथ घूमने फिरने जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। एक शाम अंकित अपने घर अपने दोस्त विकास को बुलाकर उससे कहता है, यार विकास, मैं और हिमानी बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं और मेरा हिमानी के प्रति प्यार और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। क्या? यानी तूने अभी तक भाभी को अपने दिल की बात नहीं बताई? भाई वो कहाँ गया जुनून जो तू मुझे दिखाया करता था? हैं? यार मैंने उसे बताने की बहुत कोशिश की तो, लेकिन अंदर से ना मतलब हिम्मत से नहीं आ रही यार, क्या बताऊं तुझे। तो भाई अब तो तुम दोनों अच्छे दोस्त भी हो और तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते भी हो। और देखो, जब तुम भाभी को अपने दिल की बात बताओगे ना तो वो भी मना नहीं करेगी। अब तू देरी मत कर और कल अपने दिल की बात भाभी को बता दे। अरे यार फिर भी डर लगता है ना। चल ठीक है, मैं कल अपने दिल की बात हिमानी को बता ही दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये हुई ना बात। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है और अंकित अपनी पूरी तैयारी के साथ हिमानी को प्रपोज करने के लिए बुलाता है। कहाँ हो हिमानी? मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूं। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। अच्छा,
ऐसा क्या? मैंने भी वैसे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। ठीक है, मैं जल्दी से आती हूँ, तुम मेरा वेट करना। हिमानी के इस तरह कहने पर अंकित को भी यही लग रहा था कि जो आग उसके दिल में लगी है शायद वही आग हिमानी के दिल में भी जल रही है। अंकित बेसब्री से हिमानी का इंतजार कर रहा होता है और कुछ देर बाद हिमानी एक लड़के के साथ वहां पर आती है और उससे कहती है, अंकित, मैंने कहा था ना कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये है वो सरप्राइज, इनसे मिलो। इनका नाम है विवेक और मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। दरअसल मैं ये तुम्हें पहले ही बताना चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं तुम्हें क्यों ना सरप्राइज दूँ। मैं इनसे कॉलेज में मिली थी और वहीं से हमारी मुलाकात दोस्ती से प्यार में बदल गई। तो ये कैसे लगे तुम्हें? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और विवेक जी, आप कैसे हैं? बिल्कुल मस्त। आपकी दोस्त हिमानी के साथ। वैसे हिमानी आपकी बहुत तारीफ करती है कि अंकित बहुत अच्छा दोस्त है, मेरी हर चीज हर काम में मदद करते हैं। सच में बहुत बहुत थैंक यू मेरी हिमानी का साथ देने के लिए। और हाँ अंकित, अगले महीने 14 तारीख को हमारी शादी है, तो तुम हमारी शादी में जरूर आना। अरे शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, और क्यों नहीं, मैं आप लोगों की शादी में जरूर आऊंगा। आखिर हिमानी मेरी इतनी अच्छी दोस्त जो है। ठीक है अंकित, अब हम चलते हैं, आज हमारा मूवी का प्लान है। ऐसा कहकर हिमानी वहां से चली जाती है और अंकित मुंह लटकाए वहां पर खड़ा रहता है। ये सारा नजारा विकास थोड़ी दूर से देख रहा होता है और कुछ देर बाद वो अंकित के पास आता है। अरे यार अंकित, मैंने सोचा नहीं था कि तेरे साथ ऐसा होगा यार। एक काम कर, तू मूड मत खराब मत कर यार। यार मैं सच में हिमानी से बहुत प्यार करता था, लेकिन अब क्या करूं। खैर छोड़ो। अंकित इतना कह ही रहा होता है कि तभी उसके मोहल्ले में एक नई लड़की आती हुई दिखाई देती है और उसे देखते ही अंकित उसकी ओर जाने लगता है, जिस पर विकास कहता है, हेलो भाई, अब फिर से हैं? लगता है अंकित को दोबारा से मोहल्ले में प्यार मिल गया है, हैं? ये नहीं सुधरेगा बंदा, अब ये इसके प्यार में पड़ जाएगा। और इस तरह एक और लड़की मोहल्ले के सभी लड़कों के लिए उनकी क्रश बनकर आ जाती है